हर सब्जेक्ट को पढ़ने और पढ़ाने का अपना तरीका होता है, ठीक है। उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के तरीके को उसका मेथडोलॉजी कहते हैं, या उसको किस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, किस तरीके से थ्योरीज़ की फॉर्मेशन होती है, तो उसको हम उसकी मेथडोलॉजी कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स की अपनी मेथडोलॉजी है। उसी मेथडोलॉजी में से एक इशू है उसका इक्विलिब्रियम, जिसमें हम बात कर रहे हैं स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम पे एक वीडियो हम इससे पहले बना चुके हैं, जिसमें हमने उसकी स्टेबिलिटी, एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस का जिक्र किया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टैटिक का मतलब इकोनॉमिक्स में इससे बाहर बात करें तो इसका मतलब होता है स्थिर या कांस्टेंट, है ना। जो चीज़ चेंज नहीं होती उसको हम स्टैटिक कह देते हैं। पर इकोनॉमिक्स में स्टैटिक का मतलब नो चेंज नहीं है, यानी कि चेंज नहीं होना नहीं है, बल्कि चेंज जो है वो कैसा है, रेगुलर है, सर्टेन है और एक्सपेक्टेड चेंज है। जैसे एक जंगल का एग्जाम्पल लीजिए कि जंगल को यदि हम देखें तो यूँ लगता है कि वो सेम ही है, लेकिन हर दिन उसमें पत्ते झड़ रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं, नए पेड़ उग रहे हैं, कुछ कट भी रहे हैं, गिर रहे हैं, पर हमें दूर से देखने में लगता है कि जंगल सेम है, जैसे झरना है। उसी तरीके से जो इकोनॉमिक्स में स्टैटिक की बात जब भी हम करेंगे तो उसमें चेंज तो हो रहा है, पर वो चेंज बड़ा नॉर्मल होता है। हमें उस चेंज के में डेटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं करते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक इकोनॉमिक्स को समझाने के लिए इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है: माइक्रोस्टैटिक, मैक्रोस्टैटिक, माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक, मैक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक। और इसमें हम सिर्फ माइक्रो में हमने माइक्रो वेरिएबल्स को लिया है, यानी डिमांड, सप्लाई और प्राइस, है ना। ये सब जो चीज़ें हैं जो कि इंडिविजुअल लेवल पे है, एक व्यक्ति के लेवल पे या एक प्रोडक्ट के लेवल पे वो जो चीज़ें हैं उसको हम माइक्रो में स्टडी करते हैं। तो उसको हमने माइक्रोस्टैटिक कह दिया कि ये सप्लाई है, ये डिमांड है, जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। बेसिकली इक्विलिब्रियम क्या है? जहाँ दो ऑपोजिट फोर्सेस एक दूसरे के बराबर होती हैं, या जिसे हम पॉइंट ऑफ रेस्ट कह देते हैं, वो इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम पे हमने ये जो प्राइस है और इस डिमांड को या इस सप्लाई को, इसको ही हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में। ये कैसे आया, क्या प्रोसेस रही? आज की स्टैटिक की जब भी बात करेंगे तो आज यदि प्राइस में कोई चेंज है तो साथ के साथ आप उस चेंज को अवेल कर लेते हैं, यानी उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है। यदि कोई भी चीज़ जो डिमांड कर रही है, जैसे ये देखिए यहाँ पे हमने जिक्र भी किया है कि जो डिमांड ऑफ टी टाइम पीरियड है दैट विल बी फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ टी टाइम पीरियड, यानी अभी प्राइस चेंज हुई, अभी हमारी डिमांड भी चेंज हो गई, ठीक है। तो उसको कहते हैं स्टैटिक, है ना। इसी तरीके से माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक में हम ये पढ़ते हैं कि यदि मान लो किसी वजह से डिमांड या प्राइस में कोई चेंज आ गया तो उसके अकॉर्डिंगली ही उसमें चेंज आ जाएगा, यानी कि हम इसमें ये बात नहीं करेंगे कि हम इस E0 से E1 पे कैसे गए, P0 से P1 पे कैसे गए, उसका कोई जिक्र नहीं होगा। हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर P0 पे डिमांड ये थी और P1 पे डिमांड बढ़कर इतनी हो गई, ठीक है। सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को हमने कंपेयर करना है, आपस में इनकी तुलना करनी है। सेम है यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात की है, क्योंकि माइक्रो से हम मैक्रो पे आ गए हैं। तो मैक्रो में क्या होता है, सब कुछ इकोनॉमी के लेवल पे पढ़ा जाता है। फिर वही स्टैटिक इक्विलिब्रियम है कि हमने दोनों की डिमांड और सप्लाई जहाँ बराबर होते हैं वहाँ पे नेशनल इनकम बनती है। नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम होता है या निर्धारण होता है, डिटर्मिनेशन होता है। तो हमने ये बात करनी है कि इस नेशनल इनकम पे इतनी डिमांड है, इतनी सप्लाई है, दोनों बराबर हैं और मार्केट या इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल पे है। स्टैटिक की बात, कंपैरेटिव की बात करेंगे तो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से जो है ये कर्व शिफ्ट हो गया, एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ और उसकी वजह से मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से ये जो आपकी इनकम जो है वो Y0 से बढ़ के Y1 हो गई। कैसे हो गई? रातों रात तो नहीं होती,
यदि इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो ना तो रातों रात इन्वेस्टमेंट बढ़ता, इन केस बढ़ भी गया तो उसके बढ़ने से नेशनल इनकम यूँ रातों रात तो नहीं बढ़ती। लेकिन यहाँ पे हम थ्योरी में ये मान लेते हैं कि भाई आज इन्वेस्टमेंट हुआ और आज की आज हमारी नेशनल इनकम बढ़ गई। आज आपके पास इनकम आई, सैलरी आई, साथ के साथ आप भाग के गए और मार्केट में शॉपिंग करनी शुरू कर दी और ख़त्म। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए, आसानी के लिए, या जो इनिशियल लेवल पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समझाने के लिए ये इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि यदि हम सारी चीज़ों को बदलने लगते हैं तो वो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, जैसे हम इसमें जिक्र करेंगे। तो स्टैटिक जो है रियलिटी में नहीं है, रियलिटी से दूर है, लेकिन फिर भी ये समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है। इसका डिफरेंस हम बाद में करते हैं। पहले बात करते हैं हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। तो डायनेमिक में वही चेंजेस जो हैं वो अनसर्टेन होते हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं, इरेगुलर होते हैं। जैसे कोविड का आना, तो वो किस तरह का चेंज था, अचानक से जो है पूरी इकोनॉमी में या पूरी सोसाइटी के अंदर एक भूचाल सा आ गया है ना, एक भूकंप सा आ गया। तो वो जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है कि हमने सोचा नहीं था और ये हो गया। ठीक है, तो माइक्रो डायनेमिक में क्या हुआ वही कि चेंजेस आए हैं, किसी चीज़ में चेंज आया है, पर अब हमने वो एक चेंज से हम दोबारा एक बार डिसइक्विलिब्रियम हुआ। ठीक है, हम इस पॉइंट पे थे ई पे, और अचानक से क्या हुआ, प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ी। तो प्राइस बढ़ने से दोबारा हम वापस उस इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचेंगे, या उसके बाद किसी और इक्विलिब्रियम पे पहुंचे तो कैसे पहुंचेंगे, उस प्रोसेस का जिक्र जो है वो हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम में करते हैं। यानी यहाँ पर डेट इंपॉर्टेंट है। जब आप कहोगे यहाँ पर तो डिमांड ऑफ टी विल बी फंक्शन ऑफ या तो एक्सपेक्टेड प्राइस की या पिछली प्राइस की, कि आज सेल लगी है, आज के आज अभी के अभी तो नहीं पहुंच जाओगे, आज सेल का आपको पता चला और फिर कल पहुंचोगे, राइट। इसी तरीके से यदि आपको लगे कि गोल्ड बहुत महंगा होने वाला है या नमक ही महंगा होने वाला है तो आप अपनी डिमांड बढ़ाओगे। पर मतलब आपको आज की कीमत पे के बेसिस पे आज आप शॉपिंग नहीं करते हो, रादर उसके पहले या बाद वाली चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से इनकम है, तो इनकम किस बेसिस पे, इनकम आज हुई है आपकी तो आप कल खर्च करके आओगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम के मामले में हम लोग स्टडी करते हैं। इस डायग्राम को समझ लीजिए, इसको कॉबवेब मॉडल कहते हैं। तो कॉबवेब मॉडल में क्या है कि हमने प्रोसेस को समझाया कि जब प्राइस बढ़ी तो प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, प्राइस बढ़ती है तो क्या होता है, डिमांड कम हो जाती है, और सप्लाई करने वाले कहते हैं कि हम और ज़्यादा सप्लाई करें। तो यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो डिमांड कम हुई तो क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगी। अब ये नीचे वाली प्राइस पे क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। जब सप्लाई ज़्यादा होती है, आपने सेल लगाई तो क्या हुआ, लोग आ गए डिमांड करने, तो डिमांड ज़्यादा हो गई पर सप्लाई फिर से कम हो गई। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि आप वापस से इक्विलिब्रियम पे नहीं आते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को दिखाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि वापस हम उस इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है एक और कॉबवेब मॉडल बनता है जिसके अंदर आप इस सिचुएशन से और दूर इक्विलिब्रियम से काफ़ी दूर चले जाते हो। तो दोनों तरह के डायग्राम्स, स्पेस कम था इसलिए मैंने दूसरा डायग्राम नहीं बनाया। तो ये है माइक्रो डायनामिक। अब मैक्रो डायनामिक की बात करें तो सेम यही है, बिल्कुल सेम डायग्राम है, पर यहाँ पर हमने जिक्र किया है कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इन्वेस्टमेंट यानी कि मार्केट में पैसा आया, मार्केट में जब पैसा आता है तो क्या होता है, किसी न किसी की इनकम, यदि किसी ने खर्च किया है मार्केट में तो किसी न किसी की तो इनकम बढ़ेगी ना। तो ये इनकम में इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, इस इंक्रीज से क्या हुआ, इस इंक्रीज से इनकम जब इंक्रीज हुई, किसी का खर्च किसी की इनकम, तो इनकम में इंक्रीज होने से किसी का खर्चा बढ़ा। यदि मेरे पास, आपने खर्च किया, मेरे पास पैसा आया तो मैं दुकान पे जाऊंगी, दुकान पे जाके उसका कुछ हिस्सा खर्च करूंगी। तो मैंने कंज्यूम किया, कंज्यूम करने से किसी और की इनकम, जब मैंने दुकान पे गई तो दुकान वाले की इनकम क्रिएट हुई। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो आपको ज़्यादा इनकम में रिटर्न देती है। मतलब y0 से हम y1 पे कैसे पहुँचे, इसकी पूरी प्रोसेस को इसमें समझाया जाता है। तो ये था मैक्रो डायनामिक। इसके बाद हम जिक्र करते हैं स्टैटिक और डायनामिक में डिफरेंस करते हैं।
दोनों के बीच डिफरेंस कर लेते हैं। ये है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जैसा कि हमने कहा कि वो एक ही पॉइंट ऑफ टाइम की स्टडी करता है और इसमें डेटिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी आप टाइम पीरियड के जिक्र ही नहीं करते हो कहीं पे भी। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि जितने भी वेरिएबल्स हैं जिनको हम डील कर रहे होते हैं वो सारे एक ही पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड होते हैं कि ये कंजम्पशन आज का है तो इनकम भी आज ही हुई है, जो आज इनकम है वो आज ही कंज्यूम हो जानी है, तो इस वजह से डेटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जबकि यहाँ पे क्या है, यदि इनकम आज की है तो कंजम्पशन जो है हम कल करेंगे, तो कल की इनकम पे आज कंजम्पशन होगा या कल की प्राइस पे आज डिमांड क्रिएट होगी, तो इसलिए यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम को स्टडी किया जाता है। अब स्टैटिक होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी अनरियलिस्टिक अजम्पशंस भी होती हैं। अनरियलिस्टिक अजम्पशन जैसे कि बाकी चीज़ों की प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगी, टेस्ट कांस्टेंट रहेगा, प्रेफरेंसेस कांस्टेंट रहेंगी, फैशन सेम रहेगा, तो बहुत सारी अजम्पशंस के बेसिस पे ये चलता है। ये कमोबेश जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो रियलिटी को शो करता है और सारी चीज़ें जो है वेरिएबल होती हैं वहाँ पर। ईजी एंड अंडरस्टैंडेबल है कि स्टैटिक होने की वजह से उसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, सिंपल रिलेशन होते हैं, तो ये बहुत इजी है और अंडरस्टैंडेबल है। जबकि ये कंपैरेटिवली बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इसके लिए कई बार एक्सपर्टीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की को इस्तेमाल करना पड़ता है, या कैलकुलेशन कंप्यूटर है या मोबाइल है उनकी हेल्प से, या जो साइंटिस्ट हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो डेटा साइंटिस्ट हैं, तो उनकी हेल्प से निकाला जाता है, तो यहाँ पे थोड़ी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा चाहिए होती है। ये डिडक्टिव मेथड से निकलता है, यानी कि डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड दो अलग अलग ये फिर मेथडोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जिनको हम आगे किसी और वीडियो में डील करेंगे। पर यहाँ के लिए बता दूँ कि डिडक्टिव मेथड ईजी होता है। उसमें क्या होता है कि एक जनरल प्रिंसिपल के बेसिस पे आप कोई भी चीज़ को ड्रॉ कर लेते हो, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए उसको ड्रॉ कर लेते हो, ठीक है। तो इस वजह से ये डिडक्टिव बेसिस पे निकलता है, जबकि ये इंडक्टिव है कि उसमें डेटा की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हर एक व्यक्ति या हर एक स्थिति को आप इवेल्युएट करते हो, तो इसलिए यहाँ पर इंडक्टिव मेथड इस्तेमाल होता है, तो ये मुश्किल होता है कंपैरेटिवली। ये बिगिनर्स के लिए है। स्टैटिक इकोनॉमिक्स जो है बिगनर्स, यानी आप जितनी देखिए, जितनी भी टेक्स्ट बुक्स में जितनी थ्योरीज लगी हुई हैं मोस्टली सारी की सारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हैं, तो इसलिए ये बिगिनर्स लेवल पे इजीली समझाया, मतलब एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को आप आसानी से समझा पाते हो, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। जबकि ये रिसर्च और एडवांस्ड लेवल ऑफ स्टडी के लिए, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है गवर्नमेंट ने, या आप रियल में कोई चीज़ निकालना चाहते हैं, तो आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम की ज़रूरत पड़ती है। ये प्रेजेंट की बात करती है स्टैटिक इकोनॉमिक्स, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों की ज़रूरत होती है। जैसा कि ये सेम पॉइंट ही हो गया इन अ वे कि ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, और ये जबकि प्रेजेंट की भी बात कर सकता है, पास्ट की भी और फ्यूचर की भी बात कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टैटिक एंड डायनामिक इकोनॉमिक्स। होप आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।